अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और मैं हूँ सहरिश सलीम। एक बार फिर से ठंडी ठंडी सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है वैसे वैसे ही गैस चली जाती है। आपको बताएं कि गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और ये अब एक मामूल भी बन चुका है। अगर हम बात करें लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों की, तो गैस प्रेशर में शदीद कमी और तवील बंदिश ने घरेलू निज़ाम को बुरी तरह से मुतासर किया है। जहाँ खाना पकाना, पानी गर्म करना और रोज़मर्रा के मामूलात एक चैलेंज बन गए हैं, वहीं पर यह बहरान सिर्फ एक सहूलत नहीं रहा है अभी, बल्कि इंतज़ामी प्लानिंग, सप्लाई चेन और तरजीहात का भी ये इस वक्त मसला बना हुआ है। जब हर साल सर्दियों में तलब बढ़ने का अंदाज़ा पहले से ही होता है तो गैस मैनेजमेंट का निज़ाम बार बार क्यों नाकाम हो जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। लाहौर से अहमद हसन ज्वाइन करेंगे, जबकि कराची से जुनैद खान हमारे साथ होंगे। इसके अलावा एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बिशारत हसन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर नुमाइंदा जुनैद खान मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा कि कराची में इस वक्त गैस की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग क्या चल रही है, टाइमिंग्स क्या हैं, क्या कहना है लोगों के इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो कराची एक जानिब तो इंडस्ट्रियल हब है, दूसरी जानिब इसकी आबादी भी करोड़ों में है। तो इस वजह से इंडस्ट्री और घरेलू सारिफिन के दरमियान जो गैस की सप्लाई है उस हवाले से टग ऑफ वार चलती रहती है। लेकिन अगर देखा जाए सुई सदन की मैनेजमेंट के हवाले से, तो हमने देखा कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में सर्दी की एक शदीद लहर आई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में और कराची में जो डिमांड थी गैस की वो काफ़ी बढ़ गई। और उसके बाद सुई सदन के मुताबिक जो बलूचिस्तान को 80 mm CFD गैस फ्राहम की जा रही थी उसको 180 तक बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा RLNG के भी 90 mm CFD की फराहमी उसमें की गई। और साथ जो कैप्टिव पावर प्लांट्स थे और फर्टिलाइजर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी गैस की जो फराहमी है वो बंद करके घरेलू सारिफिन को गैस फराहम की गई। ताहम उसके बाद हमने देखा कि सुई सदन के मुताबिक जो 25 से 30 mm CFD गैस थी उसकी किल्लत पैदा हो गई तकनीकी खराबियों की वजह से, लेकिन सुई सदन के मुताबिक उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। ताहम अगर बात की जाए कराची के इलाकों के हवाले से, औरंगी टाउन, कोरंगी, इसके अलावा महमूदाबाद में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि गैस ताहाल उसी तरीके से जो प्रेशर है गैस का वो कम है। मुख्तलिफ इलाकों में एक तो कंप्रेसर लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से एक ख़तरनाक किस्म की कैफियत पैदा हो गई है कि उससे जानी नुकसान होने का भी खदशा है। और वहीं अगर देखा जाए इंडस्ट्री के हवाले से, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी ये शिकवा किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है वो इतनी एडहॉक है कि एक जानिब वो बिजली के कैपेसिटी चार्जेस IPPs को खरबों रुपए के अदा कर चुके हैं, दूसरी जानिब जो कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी है वो कभी रोकने की बात की जा रही होती है। एक जानिब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान RLNG के जो मुआहदे हैं उनको ओपन मार्केट में डाइवर्ट करने की बात करती है। तो इस वजह से जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे एनर्जी की, ताकि ये जो मसाइल हैं एनर्जी के हवाले से, तवानाई के हवाले से, वो हल हो सकें। दूसरी जानिब जो सुई सदन की बिलिंग की जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, उस हवाले से भी काफ़ी कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है कि एक जानिब जो बिल भेजे जा रहे हैं उसके ऊपर लेवी के साथ सेल्स टैक्स भेजा जा रहा है और उसकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी वाजे नहीं की जा रही कि किस तरीके से बिल भेजा जा रहा है। और जो घरेलू सारिफिन है वो भी काफ़ी परेशान है कि सूई सदन की जानिब से जो लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल है उसकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और साथ ही साथ जो गैस का प्रेशर है वो काफ़ी कम है। तो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें गैस की फराहमी के हवाले से सनत से लेकर घरेलू सारिफिन परेशान दिखाई दे रहे हैं और मजमूई सूरत हाल तवानाई के हवाले से बेहतर दिखाई नहीं दे रही। जी, मजमूई सूरत हाल बेहतर नहीं है। जुनैद साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदा अहमद हसन हमारे साथ हैं। अहमद, बताइएगा, जुनैद खान कराची की सूरत हाल से आगाह करे तो कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती है। लाहौर में मैं खुद भी रहती हूँ और मुझे खुद भी पता है कि मैंने गैस अभी तक नहीं देखी है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से। जी बिल्कुल, देखें कराची से बदतर सूरत हाल लाहौर में है। लाहौर को मजमूई तौर पर 2 रीजन में जो है वो डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ और ईस्ट के हवाले से। और शहर के अगर आप बड़े इलाके का चक्कर लगाएं तो शहर में गैस ना होने के बराबर है या उसके प्रेशर में इतनी कमी है कि उस पर आप खाना नहीं बना सकते। कुछ अदाद-ओ-शुमार की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर को इस वक्त सर्दियों में 600 से 900 mm CFD गैस दरकार होती है, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब में 2100 mm CFD गैस जो है वो दरकार है।
है। लेकिन शहर की इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में गैस ना होने के बराबर है, और इस हवाले से जब हम विजिट करते हैं सुई गैस हुकाम से इस हवाले से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि गैस जो है वो 3 औकात में जो है वो शहर में दी जा रही है घरेलू सार्फिन को, और इंडस्ट्री को जो है वो 24 घंटे गैस फराम की जा रही है। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। आप अगर शहर का दौरा करते हैं तो आपको हर बंदा इस वक्त तंदूर पर और जो पराठे चाय की दुकानें होती हैं वहाँ पर खड़ा नज़र आएगा, और जब उनसे बात करें तो वो यही बताते हैं कि भाई घर में गैस ही नहीं आ रही तो खाना कैसे बना सकते हैं। इस वाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आज से तकरीबन 6 माह पहले सुई गैस की जानिब से शहर में एक बड़ा तरक्याती काम भी शुरू किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर कनेक्शंस डाले गए थे और ये बताया गया था कि इन कनेक्शंस के बाद गैस की जो फरामी है उसको बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन आप जितने भी गुंजानबाद इलाकों में चले जाएँ वहाँ पर सूरत हाल ऐसी ही नज़र आती है कि गैस ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब मैं इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन में खड़ा हूँ, और अगर यहाँ पर इंडस्ट्री की भी आप बात करें तो यहाँ पर जगह जगह जो इंडस्ट्री है उसके बाहर आपको खुश्क लकड़ी जो है वो पड़ी नज़र आएगी, और जब उनसे बात ये की जाती है तो उनका कहना है कि बॉयलर चलाने और दीगर कामों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि जी सुई गैस की हुकाम की जानिब से तो ये बताया जाता है कि आपको गैस 24 घंटे फराम की जा रही है, तो उनका भी यही शिकवा सामने आता है कि गैस जो है उसका प्रेशर इतना कम है कि उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री भी तंग है, घरेलू सार्फिन भी तंग है, और गैस की जो तलब है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, लेकिन इस हवाले से एक बात जो है वो देखने में सामने आती है कि जिन इलाकों में गैस प्रेशर में कमी है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर लोगों ने ऐसे कनेक्शन लगाए हुए हैं जो गैस खींचते हैं, और जिसकी वजह से करीबी इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। और ये मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हो रही हैं कि इन इलाकों में ये मसाइल का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से जब हमने SNGPL हुकाम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया कि इस हवाले से सख्त पॉलिसी बनाई गई है। अगर कोई भी कंप्रेसर या दीगर ऐसी कोई डिवाइस लगाकर गैस को खींच रहा है और अगर वो कनेक्शन पकड़ा जाता है तो उसका मीटर उतार दिया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि लाहौर में तलब ज़्यादा है, जबकि SNGPL उतनी तलब फराम नहीं कर सक रहा। दूसरी जानिब RLNG के जो कनेक्शन थे वो भी दिए गए हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं SNGPL की हेल्पलाइन पर, जहाँ पर आप अपना बताते हैं कि हमारे घर पर गैस नहीं है या हमारे घर कनेक्शन नहीं है। वहाँ पर आपको RLNG कनेक्शन के थ्रू जो है वो सिलेंडर मुहैया किया जाता है, लेकिन उसका भी प्रोसेस इतना स्लो है कि वो शहरी कहते हैं कि वो समझ नहीं आता, क्योंकि जो वो दे के जाते हैं वो 1 से 2 रोज़ के दौरान ख़त्म हो जाता है। और ऐसी भी शिकायत देखने में सामने आ रही हैं कि जिन्होंने ये कनेक्शन लगवाए हुए हैं, यानी ये सिलेंडर है आपके घर पहुँचता है, वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा दे जाते हैं, उसके बाद वो नहीं दे के जाते, या उसमें इतना तातुल है। तो शहरी कहते हैं कि हम महंगी RLNG और LPG लेने पर मजबूर हैं, और यही सूरत हाल है। और शहर में इस वक्त सर्दी पड़ी और शहरी गैस से महरूम नजर आते हैं। जी ठीक है, लाहौर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा लाहौर अहमद हसन। बता रहे थे कि 3 औकात में गैस आती है और वो इतनी कम होती है, इतना कम प्रेशर होता है कि खाना पकाना तो बहुत ही मुश्किल है। लाहौर से अपडेट कर रहे थे अहमद हसन, जबकि कराची से जुनैद खान हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात करते हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बिशारत हसन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले और सबसे बुनियादी क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है वो ये है कि गैस की तलब तो हर साल तकरीबन बढ़ती है और ज़्यादा हो जाती है, इस्तेमाल बढ़ जाता है। अभी हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम हर बार ही दबाव में आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है? देखिए, इसमें बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है इस वक्त। पिछले सालों में ये कहते रहे कि जी मुल्क से गैस ख़त्म हो रही है और ये एक डिप्लीटिंग रिसोर्स है, इस वजह से ये है कि गैस तो कम होगी, और साथ साथ इसकी कीमत बढ़ाते गए बुरी तरह। ये जो मोहम्मद अली साहब है जिन्होंने अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन की है, इन्होंने जब ये इनके पास इख्तियार था और इसके अलावा और लोगों ने मिलकर इतनी ज़्यादा गैस के टैरिफ बढ़ा दिए कि आम आदमी अब मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। तो मेरा तो ख्याल है कि लोगों को शुक्र करना चाहिए कि उनको कम गैस मिल रही है, क्योंकि उनकी चीखें निकल जाएंगी अगर उन्होंने चूल्हे भी जलाया और साथ गीज़र चलाया और जो है इसके ऊपर खाना पकाना भी किया, तो और अगर हीटर जला लिया तो उनका बिल लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा एक छोटे घर का। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये तो खैर एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि बिल बहुत ज्यादा आएंगे अगर ये गैस पूरी आपको आनी शुरू हो जाए। अब पहले तो ये कहते रहे कि गैस आपके मुल्क में कम है, अब क्या हुआ है, ये ज्यादा से ज्यादा शोर मचाकर इन्होंने LNG के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए कतर के साथ, और बहुत शदीद महंगी LNG जो है वो इंपोर्ट करनी शुरू की, और LNG बेस्ड पावर प्लांट्स भी लगा दिए 2, जिससे कि आपका बिजली का टैरिफ भी जो है आसमान पर पहुंच गया और लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई। अब यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि LNG जो है वो बहुत ज्यादा सरप्लस है, और इनको वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए थे बगैर सोचे समझे किए थे, बगैर प्लानिंग के किए थे, जिसमें प्लानिंग डिवीजन का एनर्जी विंग जो है वो फेल हुआ, नेपरा फेल हुआ, जिसमें PPI भी और इस तरह के जो इदारे हैं, ओगरा
पीपीआई भी तो इसमें नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ पावर प्लांट्स में आता था एलएनजी के। ओगरा और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी इल प्लानिंग की वजह से आपने एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जो कि अब जो है आप खरीदने के काबिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और आप कैंसिल कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं दूसरे मुल्कों को जो कार्गोज हैं। तो इस वक्त मुल्क में जो है गैस की जो है ओवर सप्लाई है, सरप्लस आपके पास मौजूद है। अब लोगों को क्यों नहीं मिलती जब सरप्लस है? तो इसी तरह बिजली बहुत ज़्यादा सरप्लस है, जहां पर आपको सर्दियों में सिर्फ 7-8 हज़ार मेगावाट चाहिए होती है, आप 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगा चुके हैं, फिर भी बिजली की भी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। वजह सिर्फ ये है मिसमैनेजमेंट जी बिल्कुल। और करप्शन, और जो है लाइन लॉसेस, इसको अनअकाउंटेड फॉर गैस कहते हैं वो, प्लस ये कि आपका जो सिस्टम है, जो पाइपलाइन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वो आपका इंतहाई फरसूदा है। ये दोनों कंपनीज हैं, एसएनजीपी और एसएसजीसी, इनका जो सिस्टम है, इन्होंने पाइपलाइंस को अपग्रेड नहीं किया। हम्म। तो जब सर्दियों में ज्यादा डिमांड होती है तो ये उसको ले ही नहीं सकते, उसको जो है ना, अगर ये पूरा जो है पूरा करें लोगों की डिमांड्स, तो ये इनकी पाइपलाइंस फट जाएंगी, क्योंकि पुराना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? ये बुनियादी वजह ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर और इम्प्लीमेंटेशन फेलियर, कि इनसे इम्प्लीमेंट कराए इन दोनों कंपनी से, इनके अरबों में मुनाफे होते हैं। ठीक। एक दूसरा एंगल वो ये भी है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं कि पाइपलाइन सिस्टम हो या फिर इस तरह से गैस की मैनेजमेंट बढ़ती आबादी और शहरी दबाव को इस तरह से बर्दाश्त करने के काबिल है? वही मैंने अर्ज किया ना कि नहीं है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुरानी पाइपलाइंस हैं, वो इतना प्रेशर ले ही नहीं सकता। गैस, ये आपको समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है गैस की कमी नहीं है मुल्क में। जी। मुल्क में गैस सरप्लस है, इतनी एलएनजी मंगाई हुई है, सरप्लस है, लेकिन ये उसको दे नहीं पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको केटर फॉर कर ही नहीं सकता। तो अभी आप समझते हैं इस हवाले से कोई फौरी इस्लाहात करनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं कि इंतज़ामी कारकर्दगी जो है वो नुमायां तौर पर नज़र नहीं आ रही है, किस तरह के इस्लाहात करने चाहिए ताकि सार्फिन तक गैस जो है वो बर वक्त पहुँच सके? फौरी तौर पे जो एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उसमें से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको वहां से हटाना चाहिए और अच्छा। टेक्नोक्रेट्स को लाना चाहिए, एनर्जी एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए, गैस के एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए, इस तरह पावर डिवीजन में बिजली के एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। जब आप ब्यूरोक्रेट्स के जरिए इस तरह का बड़ा मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी सूरत हाल यही होगी जो आपके सामने है, कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, गैस सेक्टर का भी, बिजली के सेक्टर का भी। बिल्कुल। आपको पता है कि 2017 से पहले जब इन्होंने एलएनजी लाइन शुरू की पाकिस्तान में, 2016 से पहले कोई सर्कुलर डेट जीरो था गैस का। जब ये गलत पॉलिसी लाई गई कि एलएनजी पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएगी, इतनी महंगी गैस होती है वो, उसके बाद से इस वक्त 3.3 ट्रिलियन का जो है ना वो गैस का सर्कुलर डेट हो चुका है। तो ये एक बिल्कुल गलत पॉलिसी थी। ये उन लोगों ने बनाई जिनको एनर्जी का कुछ पता नहीं था, नाअहल लोगों ने बनाई। इन नाअहल लोगों को जब तक इनसे निकाला नहीं जाएगा डिपार्टमेंट से, जिनके की वजह से ये मुल्क में एलएनजी के पावर प्लांट्स लगे, जिसकी वजह से मुल्क में एलएनजी इंपोर्ट की गई और उसको जो है गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, पाइपलाइंस में इंजेक्ट किया गया, इस गलत तरीन पॉलिसी थी। इतनी महंगी गैस आप लोगों को देंगे, तो ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिल्कुल ये ऐसे। गरीब लोगों का मुल्क है, जहां सिर्फ उनको चूल्हा जलाने के लिए चाहिए थी, वो भी आपने ले ली। अब सोल्यूशन मुझसे अगर ले लें आप, देखें गैस तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ये दे रहे हैं, और अगर देंगे भी तो इतनी महंगी कर चुके हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो छोटे 5 मरले के, 3-4 मरले के घर में रहते हैं या 10 मरले के घर में रहते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। एक हीटर जलाएंगे, गीजर जलाएंगे और चूल्हे जलाएंगे, इनका 1 लाख रुपए बिल आएगा। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको फौरी तौर पर सोलर पर चले जाना चाहिए। और सोलर पे चलने वाले इस वक्त जो है स्टोव्स आ गए हैं, बिजली के चूल्हे आ गए हैं, बिजली के हीटर्स जो इस तरह के आ गए हैं। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इन्वर्टर बेस्ड जो हैं वो एसीज लगाएं, जिसमें कि गर्म हवा भी देता है वो सर्दियों में, और जो ठंडी हवा देता है गर्मियों में, वो लगाएं, जो कि एनर्जी भी सेव करते हैं। और ये सब कुछ अपना सोलर पर चलाएं। और सोलर पे अगर ये अब नेट मीटरिंग खत्म कर रहे हैं तो आप बैटरी साथ लगाएं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इस वक्त करें, और उसके बाद जो है आप इस गैस से जान छुड़ाएं और इस ग्रिड की बिजली से जान छुड़ाएं। बिल्कुल, आने वाले सालों के जो मसाइल हैं वो कोशिश की जानी चाहिए कि अभी से हल किए जाएँ। सोलर सिस्टम का आप कह रहे हैं सर, अगर एक और बात करें हम, ये तासुर दिया जाता है कि सनतों को आम सारिफिन से, सनतों को जब गैस दी जाती है तो आम सारिफिन इससे शदीद मुतासिर होते हैं, जबकि आम सारिफिन को कहा जाता है कि वो हमारी अवरीन तरजीह हैं, जबकि ऐसा नज़र तो नहीं आता। सही कह रही हैं आप, लेकिन सनतें भी रो रही हैं ना, वो ना इतनी महंगी बिजली ले सकती है, ना इतनी महंगी गैस ले सकती है। आपको पता है कि सनतें तो बुरी तरह बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो बात यह है कि गैस क्योंकि मुल्क में कमी थी और ये एलएनजी को लाना चाहते थे,
और उस कमी का ज्यादा शोर किया गया जितनी कमी नहीं भी थी। इन्होंने बहुत ज्यादा महंगी कर दी है, इसका टैरिफ इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को ऑल्टरनेटिव जराए की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का डायरेक्टर जनरल भी रह चुका हूँ, तो मैं वहां से हमने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं उसके ऊपर आना पड़ेगा, जिसमें बायोमास बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें कि विंड है, सोलर है, वेस्ट टू एनर्जी है। अब लाहौर में आप बैठी हैं, वहां पर लखोडेर लैंडफिल जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट है जिसमें कि उसके वेस्ट को गैस में तब्दील किया जाएगा। अच्छा। और ये गैस जो है ये वहां पे इंडस्ट्री को जो आसपास है उसको प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरीके से उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो आपके मुल्क में वेस्ट बहुत ज्यादा है, लिक्विड वेस्ट भी, सॉलिड वेस्ट भी, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपका ये जो स्मॉग का प्रॉब्लम है जिसमें कि जला देते हैं, जो क्रॉप वेस्ट होता है, लाहौर में आपने देखा है कि कितनी बुरी हालत होती है। बिल्कुल। तो इस क्रॉप वेस्ट को कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बजाय इसके कि उसको जला के और धुआं उसका जो है लोगों को सुंघाया जाए, उसको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। उसमें हमने पॉलिसी बनाकर ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से हमने जितने भी शुगर मिल्स हैं उसमें ये पावर प्लांट्स लगवाए हैं, जहां पे बगास जो है जलता है, तो बगास के साथ यही बायोमास जो है जो कि क्रॉप वेस्ट है, इसको जलाकर और बिजली बनाई जा सकती है। तो ये है कि सिर्फ पॉलिसी, तो पॉलिसी बल्कि मौजूद है, आपको सिर्फ जो है लोग चाहिए, टेक्नोक्रेट्स चाहिए, आपको एनर्जी एक्सपर्ट्स चाहिए, आपके जो एनर्जी के डिपार्टमेंट्स हैं और एनर्जी की मिनिस्ट्री है उसमें। जब तक आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, वो मेरी तरह अच्छे अच्छे आपको मशवरे नहीं दे सकेंगे, आपके फायदे की बात नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल और ऐसे। क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स हैं नहीं, तो ये सिर्फ ऐसे मशवरे आपको देते हैं इससे आवाम का बेड़ा गर्क होता है, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होता है। इंडस्ट्री बंद होती है, लाखों लोग बेरोजगार होते हैं, जो हो रहे हैं और हो चुके हैं बहुत सारे। बिल्कुल। सर, वेस्ट की आप बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का वेस्ट जो है वो काम आ सकता है? इसमें जी मैंने जैसे आपको बताया कि लाहौर का जो सॉलिड वेस्ट है, पूरे लाहौर का जो गार्बेज है, इट इज बीइंग, इसके ऊपर प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, इस सारे को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एनर्जी, इससे आपको गैस भी मिलेगी, बिजली भी मिल सकती है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से जो बगास है जो कि शुगर केन वेस्ट होता है, हाँ, बिल्कुल। इसको हम कन्वर्ट करवा रहे हैं बिजली में। और इसके अलावा जो जो शुगर मिल्स का लिक्विड वेस्ट होता है उसको थ्रू एनारोबिक डाइजेशन एक प्रोसेस है, इससे हमने पावर प्लांट्स लगवाए हैं। तो फिर आपका जितना भी शहर का वेस्ट वाटर है, ये सारा इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू, गौर से सुनिएगा, इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इनटू गैस, इनटू फर्टिलाइजर एंड जो कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है, एंड इनटू इट कैन गिव यू बैक द रिसाइकल्ड वाटर। तो पानी भी आपको इससे जो है वो रिसाइकल होकर पूरे शहर को मिल सकता है, जिसमें लाहौर में भी पानी की बहुत कमी है, कराची में तो है ही है। तो ये सारा अब कराची से सिर्फ 550 मिलियन गैलन्स पर डे ऑफ वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू द अरेबियन सी, जिससे कि मछलियां मर गई हैं, एक्वेटिक लाइफ ज़ाया हो गई है, वहां की मैंग्रोव्स तबाह हो गए। वो सारा जो वेस्ट वाटर है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड टू द सिटी। 550 मिलियन गैलन अगर सिटी को रिसाइकल होकर मिले तो आप देखें कि उसकी सारी कमी दूर हो जाएगी पानी की। और ये एक सस्ता सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए वही जरूरत है कि आपको एक्सपर्ट्स चाहिए जो आपको ना सिर्फ ये कि मशवरे दे सकें, एकेडमिक मशवरे आपको नहीं चाहिए, अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं चाहिए कि आपको किताबी बातें बता दें, आपको प्रैक्टिकल लोग चाहिए, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल मशवरे दे रहा हूँ, जिसने इंप्लीमेंट कराया मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में और दुनिया भर में। तो हम आपके लिए ये जो एनर्जी के मसाइल हैं ये हल कर सकते हैं, आपके क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके मसाइल हल कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो ए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्पेशलिस्ट। हम आपकी एनवायरनमेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज से आपके मसले आ रहे हैं, जिसमें ड्राउट है, जिसमें फ्लड्स आते हैं, इसको जो है एड्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मीथेन, जबकि ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जो 90 गुना ज्यादा जो है डैमेज करती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका मिनिस्टर और आपके सेक्रेटरीज और आपके दूसरे लोग जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे वहां कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है ग्रीन हाउस गैसेज में, और यहाँ पर फ्लड आ जाते हैं। भाई तुम्हारी कंट्रीब्यूशन 5 गुना ज्यादा है, 5वें नंबर पे हो तुम दुनिया में मीथेन जनरेट करने पे, लेकिन तुम्हें कोई बताता नहीं, तुम्हारे पास एक्सपर्ट्स ही नहीं है। तुम्हें बताते हैं कि हम तो किसी किस्म की ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूशन ही नहीं करते। वो सबसे बड़ा क्राइसिस जो है इस वक्त वो ये है कि यू डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स इन द मिनिस्ट्रीज एंड इन द डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू एनर्जी एंड रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स चाहिए हमें, टेक्नोक्रेट्स चाहिए हैं। सॉलिड वेस्ट की आपने बात की, इसको काम में लाया जा सकता है, एनर्जी जो है वो क्रिएट की जा सकती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत हसन। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बात करेंगे हम कराची के हवाले से। बात करें तो सड़कों पर कचरा जलाना अब सिर्फ बद इंतज़ामी का मामला नहीं रहा है, बल्कि ये शहर की मुहाल सेहतियामा और निकासी आब का मसला भी बन चुका है, जो कि एक संजीदा ख़तरा बनता जा रहा है। हुकूमत सिंध ने हालिया दिनों कचरा जलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऐलान भी किया है, जो बज़ाहिर एक सख्त और खुश आइंद कदम है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इस फैसले को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक कराची में रोज़ाना 14,800 टन से ज़ायद सॉलिड म्यूनसिपल कचरा पैदा होता है, जिसमें से तकरीबन 1/4 हिस्सा लैंडफिल साइट्स तक नहीं पहुँच पाता है। यही वो खला है जहाँ निजी कचरा जमा करने वाले और कबाड़ी सामने आते हैं, क्योंकि कचरा जलाना या नालों में फेंक देना सस्ता और आसान समझा जाता है। अब हमारा सवाल ये है कि जब पॉलिसी, कानून, अदाद-ओ-शुमार और इदारे सब मौजूद हैं, तो असल मसला अमल दरामद, निगरानी और इदारा जाती अमांगी के किस तकनीकी नुक्ते पर आकर रुक जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अली निज़ामानी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से हमारे साथ हैं। सबसे पहले तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेसिक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, कराची में कचरा जलाना जिस तरह से मामूल बन चुका है, क्या इंतज़ामी नाकामी समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मदू करने का। इस तरह से है कि काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हैं और जो जलाने के वाक़यात भी जिस तरह हाईलाइट किए जा रहे हैं इस तरह से नहीं है। और ये इवन इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि पाकिस्तान के 7 शहर हैं जो कि मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं। उसमें सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर आ जाते हैं और प्लस लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान। तो ये हमने अपना काफ़ी हद तक सिस्टम जो है वो एट सोर्स कलेक्शन स्ट्रेटजी पे हम ट्रांसफ़र कर चुके। ये जो सॉलिड वेस्ट के आने से पहले जो एक TDP बेस्ड सिस्टम था, उस वक्त काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते थे। हमने जैसे कि 3,000 से ज़्यादा TDPs थी, हमने उसे सोर्स स्ट्रेटजी पे हमने ट्रांसफ़र करके हम 2500 से ज़्यादा हम TDPs एलिमिनेट कर चुके हैं। और अब एक्चुअली कुछ रोज़ पहले आप उसे कह सकते हैं कि कुछ जो इलीगल स्कैवेंजिंग होती है, तो वो हजरात जो है मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कहीं कहीं जो इस किस्म के इंसिडेंट सामने आए, हमने थ्रू कमिश्नर ऑफिस 144 इस पे नाफिज करवाया हुआ है। और हमारी जो है ऐसे अनासिर के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ कंटिन्यूड है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत पब्लिक बिहेवियर का भी इशू है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो डिस्पोजल है वो जलाना है, तो पब्लिक को अवेयरनेस थ्रू मीडिया भी देने की ज़रूरत है कि जो है डिस्पोजल प्रॉपर ये है कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खुद कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑथोराइज एजेंट के हवाले जब किया जाएगा तो वो एक एंड डिस्पोजल साइट पे उसको शिफ्ट किया जा सकेगा और जो साइंटिफिकली उसका डिस्पोजल हो पाएगा। बिल्कुल सर, अब बात कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर मैं ख़ुद बात करूँ तो मैंने पिछले दिनों कराची विज़िट किया था और मैं 2 ऐसी जगहों पर, ये जैसे मज़ार-ए-क़ायद पर गई और CVU पर गई, तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था। कोई भी वहाँ पर ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं था। वहाँ पे कुछ ऐसी तहरीरें नहीं लिखी गई थी कि आपने कहाँ पे कचरा जमा करना है, कहाँ पर डालना है। कुछ हिदायत लोगों के लिए नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग वहाँ पर विज़िटर्स आते हैं उनके लिए किस तरह से क़वानीन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं क्लियर करूं कि जो CVU है वो कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट्स में फॉल करता है। हम 1 स्टेप फॉरवर्ड जाके हम वहाँ पर रिपीटेडली हम खुद वहाँ पर बीच क्लीनिंग एक्टिविटी करते रहे और हमने कंटोनमेंट बोर्ड को बिल्कुल हमने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि वहाँ पर साइन बोर्ड लगाया जाए और वहाँ पर जो है बिन्स की प्लेसमेंट की जाए और आगाही दी जाए। तो बिल्कुल इस पे जो अलाइड एजेंसीज कंटोनमेंट बोर्ड है उसके साथ हमारी
मीटिंग्स चल रही हैं और उन्हें हमने गाइडलाइन फॉरवर्ड कर दी है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें लैंडफिल साइट्स की, वहाँ पर अगर आप समझते हैं कि कचरा पहुँचाना उस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई मुतबादिल ऐसे मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं जैसे रिसाइकलिंग हो या वेस्ट टू एनर्जी हो, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, उस पर बिल्कुल इन चीज़ों पे काम हो रहा है और अच्छी खासी उस पर प्रोग्रेस अचीव हो चुकी है। 4 मॉडर्न GTSs जो है अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड स्वीप प्रोजेक्ट्स इस साल कंप्लीट होने जा रही हैं। एक सैनिटरी इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट भी इस साल कंप्लीट होके हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। तो उसके अलावा हम एक बायोगैस प्लांट हम साउथ में लगा चुके हैं और 2 वेस्ट टू एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपको विद इन अ ईयर आपको कराची में स्टेट ऑफ आर्ट फंक्शनिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने बात की FIR की ऐलान किया गया था, इस तरह से हुकूमत सिंध की जानिब से FIR दर्ज की जाएगी जो कि कूड़ा फेंकेंगे उनके खिलाफ, तो आपको लगता है कि अमली तौर पर इकदाम इस तरह से किए जा सकते हैं, FIR दर्ज की जा सकती है? जी वो होती रही है। पास में हम तकरीबन हम ऐसे अनासर के खिलाफ तकरीबन 30 से ज़्यादा FIR लॉन्च करा चुके हैं। 100 से ज़्यादा हम इस किस्म के कल्प्रिट्स को हम अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हम विगोरियसली इसको परसू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वी आर कॉन्फिडेंट कि इन फ्यूचर ये सिस्टम बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट हो जाएगा और किसी इस किस्म का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होगा। सर दूसरी चीज़ ये है कि निजी कचरा जमा करने वाले कबाड़ी भी इसमें फिट हो जाते हैं, इनको सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद होते हुए? बिल्कुल इस तरह से कि मैंने जैसे पहले आपको जिक्र किया कि यहाँ पर जो था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मॉडर्न GTSs नहीं मिलेंगी, आपको रिसाइकलिंग प्लांट्स बहुत कम मिलेंगे और हमने सब्सटेंशियल उसमें प्रोग्रेस की है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जो मॉडर्न GTSs कुछ 3 माह के बाद हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगी, कुछ 6 माह के बाद हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगी। तो ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर आप वेस्ट डाइवर्ट कर पा रहे होते हैं या डाइजेस्ट कर पा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने सब्सटेंशियल प्रोग्रेस और प्लानिंग की हुई है और आपको सब चीज़ें बड़ी विजिबल दिखाई देंगी। इस वक्त भी हम एज अ पायलट प्रोजेक्ट 4 रिसाइकलिंग प्लांट्स हम लगवा चुके हैं। तो वंस ये 4 मॉडर्न GTSs जिसमें 8000 टन कैटर करने की कैपेसिटी होगी तो और ज़्यादा ये आपको प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद है तारिक अली निज़ामानी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। आपका बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। व्हाट्सएप जो हर घर में तकरीबन हर फर्द इस्तेमाल कराया, रोज़मर्रा रब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है और अब एक संजीदा साइबर ख़तरे की ज़द में है। काबीना डिवीज़न के तहत नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैकिंग से मुतालिक एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 2026 की मुनज़्ज़म OTP फ्रॉड मुहिम से खबरदार किया गया है। इस मुहिम के तहत हैकर्स जाली कॉल्स और मैसेजेस के जरिए 6 हिंसों का वेरिफिकेशन कोड हासिल करके ना सिर्फ अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं बल्कि चैट हिस्ट्री, तस्वीर और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद मुतासरा सारिफ के रिश्तेदारों से पैसे मांगे जाते हैं।
इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात माज़ी में हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या आम सारिफ जो ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखता है, इस जदीद साइबर हमले से ख़ुद को कैसे बचा सकता है और बार बार इस तरह के साइबर हमले क्यों हो रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अहमद मंजूर, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और IT एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल व्हाट्सएप हैकिंग बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, किस तरह से इतनी आसानी से व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है? थैंक यू वेरी मच मैम फॉर हैविंग मी। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि आपके सामने ना कोई भी चीज़ आ जाती है समटाइम्स, हमारे जैसे कोई भी नंबर आएगा, कोई भी चीज़ आएगी, तो वो हम पता क्या सोच रहे होते हैं, जैसे ही आपसे कोई वो नंबर मांगता है तो आप फ़ौरन कह देते हैं ये ठीक है जी, या आपको एक लिंक आ जाता है SMS के ऊपर। अच्छा। जैसे TCS की तरफ से आ जाता है या जैज़ की तरफ से आ जाता है, किसी की तरफ से भी एक लिंक आता है। हाँ। आपको कहा जाता है इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, अब आपका फ़ोन एक्चुअली हैक हो चुका हुआ है और अच्छा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, एक सॉफ्टवेयर है ना, जैसे आज से बहुत साल पहले ईमेल्स हैक हुआ करती थी। हाँ। या कई दफ़ा होता ये था कि आपको एक ईमेल आती थी कि किस पता नहीं अफ्रीका के कौन से कंट्री में आपका कोई रिश्तेदार मर गया जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर थे। तो आज ये काम डिजिटलाइज, देखें जितना हम ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं उतने ज़्यादा हम वल्नरेबल बनते जा रहे हैं असल में, उतने ज़्यादा डिजिटल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, इसीलिए हमें अवेयरनेस देना और अवेयरनेस लेना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा ना तो हम किसी को हम कुछ यानी कोई भी बंदा हैक हो सकता है, आप हो सकती हैं, मैं हो सकता हूँ, और कोई हो सकता है। हमारे पास जैसे कोई डिजिट आता है आपके पास, मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो ये देखें कि वो डिजिट आया कहाँ से है। यानी अब वो फुल स्क्रीन पे आ रहा है अगर मिसाल के तौर पे, तो वो आपने किसी को बताना नहीं है। ठीक है। अच्छा। इसका मतलब है वो कोई आपका व्हाट्सएप वो करना चाह रहा है। ठीक है। तो अच्छा, अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पे सेम डिवाइसेस हैं तो वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सिग्नल भेजता है। मिसाल के तौर पर आप एप्पल की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप एक पे साइन इन होते हैं तो हाँ, दूसरे पे साइन इन आता है कि ठीक है। क्या आप वही हैं जो दूसरी डिवाइस पे यानी कि मैं आपकी इस डिवाइस पे एक नंबर भेज रहा हूँ, उसको क्लिक करें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना बहुत एक कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं, लाइक ऑथेंटिकेटर्स आते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। अगर वो इंस्टॉल कर लिए जाएं तो आप जैसे ही किसी जगह पे अपना ईमेल करने लगे हैं साइन इन, अच्छा। तो वो आपको कहेगा इस ऑथेंटिकेटर पे मैंने ये चीज़ भेजी है, ये वाला नंबर भेजा, ठीक तो है। इसको क्लिक करें। और वो सिर्फ और आपके फ़ोन में होता है? वो सिर्फ आपके फ़ोन में है, उसको कोई और नहीं देख सकता। ठीक है। तो अब जिस तरीके से व्हाट्सएप पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो अब वो कहाँ से आ रहे हैं, कई दफ़ा वो स्पैम में आ रहे होते हैं, लेकिन हाँ, हम उसके ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। तो वो क्लिक करना मैं हमेशा मना करता हूँ कि जो अगर आपको लिंक आया ना कहीं से, मैसेंजर पे आया है, व्हाट्सएप पे आया, प्लीज़ पहले उस बंदे को मैसेज करें अगर कोई कि भाई क्या है ये। आजकल तो पिक्चर्स के थ्रू ये चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज एक JPG आपको भेजी जाती है जिसको आप लोड करते हैं, जो एक मेलवेयर होती है और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद आपका सिस्टम पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। वो हैक हो गया। तो इसी तरह हमें जो भी मैसेज आता है या जो भी, जिस तरह भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कॉल आती है, हाँ। कम से कम उस बच्चे से पूछ तो लें वो वाकई थाने में बैठा हुआ कि नहीं। हाँ, ये भी है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम व्हाट्सएप की आज हम बात कर रहे हैं, तो OTP के अलावा व्हाट्सएप को कैसे महफूज किया जा सकता है? एक तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला भी होता है, फिर ईमेल भी उसके ऊपर लगती है, तो उससे सिक्योर हो जाता है व्हाट्सएप? जी हाँ, बेसिकली होता ये है कि जब आप एक नंबर से, यानी मिसाल के तौर पे आप शिफ्ट होते हैं व्हाट्सएप से किसी दूसरे फ़ोन में शिफ्ट करते हैं आप उसको। अच्छा। और तो इसका मतलब इस फ़ोन से वो बंद हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, ऐसे आपके पास रीसेट हो जाता है वो फ़ौरन से पहले, जैसे कि आप फ़ोन चेंज करते हैं जी, तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। अनटिल आपने बैकअप उठाया हुआ है तो आपको अदरवाइज आपको सारे नए मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप उस पर डबल ऑथेंटिकेशन अगर उसमें लगा देते हैं, हाँ, तो अब आपको OTP आएगा। OTP किस पे आएगा? आपके नंबर पे आएगा, जिस नंबर पे व्हाट्सएप है, जिस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर रहे हैं। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप क्या कर रहा है, वो आपके ईमेल के साथ इसको जोड़ने लगा। अभी ईमेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ ये, इसको कनेक्ट करने लगा ईमेल का, ताकि डबल ऑथेंटिकेशन और बेहतर हो सके। जैसे कई लोगों ने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर डबल ऑथेंटिकेशन लगाई होती है जब, हाँ, ऐसे ही तो होता ये है कि जब कोई बंदा लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको एक ईमेल आती है कि जी कहीं कोई बंदा कहीं से आपका वो जो है ना लोकेशन भी आती है, यहाँ से वो आपको लॉगिन करने की कोशिश, क्या ये आप ही हैं या कोई और है? ठीक है, हाँ, अगर कोई और है तो आप इग्नोर कर दें इस ईमेल को। सही है। तो ये वाली अभी चीज़ें इसके अंदर आने लगी हैं व्हाट्सएप में, तो ये और सिक्योर हो जाएगा। हमने एक्चुअली ना, क्योंकि हमारी डेली की चीज़ है,
तो हम देखते भी नहीं है कि क्या चल रहा है असल में। बिल्कुल। तो वो सारिफीन जो कि घरेलू ख़वातीन की अगर हम बात करें और वो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इससे कैसे बच सकते हैं? आपको क्या लगता है किस तरह से उनको इस तरह से अवेयर किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले अवेयर करने का जो है ना चीज़, यानी वो कोई भी इंसान है, किसी भी चीज़ के साथ इतना ज़्यादा वो ना हो जाए कि आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप एक अपना वो जिक्र बता रहे थे कि जी जल्दी में थी और सारा कुछ चल रहा था, तो वो होता है कि खाना पका रहे हैं साथ व्हाट्सएप चल रहा है। और सबसे पहले तो ये जो ग्रुप हर किसी ने वो फजूल किस्म के ज्वाइन किए होते हैं, उनसे बाहर निकला। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप सब कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। यानी हर बंदे ने अपना वो तो फैमिलीज के होते हैं या नहीं, फिर कुछ फ्रेंड्स के? फैमिलीज के होते हैं, स्टोर्स वालों ने भी बनाए हुए हैं, पता नहीं किस किस में। और हमें मज़े की बात है, हम पता नहीं उनमें क्या ढूंढ रहे होते हैं। भाई अगर आपके काम का नहीं है तो एग्जिट कर जाए ना। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन स्टोर्स, वो भी ग्रुप्स होते हैं और उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐड किया हुआ बहुत था, सारे जितने भी लोग, जाने अब वाले उसमें कौन कहाँ से आपकी क्या इन्फॉर्मेशन उठा रहा है आपको तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो आपको ना कॉल कर सकता है, ना कांटेक्ट कर सकता है, ना कोई और चीज़ कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका नंबर भी शायद उसको नज़र आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना? पिक्चर भी दिख रही होगी अगर लगाई हुई है तो। अगर लगाई हुई है तो, लेकिन वही बात, आप उस पर अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा सकते हैं। वो जो आपने बात की ना ख़वातीन वाली, वो देखें, घरेलू लोग जितने भी हैं, सबसे पहले तो ये देखें मैसेज आया कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि जो आपको वेरिफिकेशन मैसेज आता है वो 4 कोड से, नंबरों से आ रहा होता है, किसी भी जगह से आए, बैंकिंग ऐप से आए, वो किसी भी जगह से, वो 4 नंबरों का कोड होता है। अच्छा, फिर नीचे जब आप देखते हैं ना, गौर से देखें जाके, तो जैज़ की जगह पे ना JA22 लिखा होगा। अच्छा, ठीक है। TCS की जगह इसी तरह कुछ और लिखा होगा। ओके। और नीचे लिंक दिया होगा। और जितने लिंक आते हैं वो एक तो हम वो जो है ना ई-कॉमर्स में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, तो हमें लगता है ओहो मैंने कोई ऑर्डर दिया था, किया था, वो कौन सा था, समथिंग। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से, मुझे क्यों नहीं इसको मेरा एड्रेस मिल रहा, हम फ़ौरन जाके क्लिक कर देते हैं। ऐसा ही है। कुछ इस चक्कर में करते, कुछ कहते हैं अच्छा ऑर्डर तो कोई नहीं किया था, कोई चलो फ्री में चीज़ ही आ रही है ना, आने दो। हाँ ये भी है। ठीक है, नहीं वो ऑर्डर ट्रेस करने के लिए भी आपके पास लिंक आता है कि ऑर्डर ट्रेस करना हो, ऐसे कभी नहीं आता। जैसे अगर पोस्टेक्स से आएगा या किसी से आएगा, उनके ऑफिशियल नंबर हैं जिनसे आता है। अच्छा, जैसे बैंक के, अगर बैंक से आ रहा तो बैंक का कोई ऑफिशियल नंबर है जिससे आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कोई 0300 के नंबर से आपको मैसेज कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई फ़ोन नंबर से। एक मुझे एक और चीज़ याद आ रही है जी, मुझे एक मिलता जुलता नंबर था, आई थिंक किसी बैंक का था, और मुझे वहाँ से कॉल आई। अब ये देखें कि वो मिलते जुलते नंबर भी उनके पास इस तरह से होते हैं, वो PTCL नंबर्स होते हैं जिनसे कॉल आती है और आपसे बैंक का वो सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो इस तरह क्यों होता है, वो कैसे नंबर्स वो ले लेते हैं? कुछ नंबर्स जो होते हैं ना, वो आगे हमेशा आपका जो नंबर है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करता है। ठीक है, ठीक है, वो इधर से नहीं पहचानेगा 0300 से। अच्छा, वो उल्टी तरफ से गिनता है चीज़ें। ठीक है, उल्टी तरफ से 7 नंबर गिनता है और कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो भी नंबर है, ठीक है, आप वो 0, अगर किसी ने सेव किया हुआ अपने पास कि ये मैम सहरिश का नंबर है, तो 0321 के साथ आप सेम नंबर ले लें, 0300 के साथ सेम नंबर ले लें। हाँ, वो उसको जब वो कॉल करेगा उसको नंबर वही नजर आएगा कि आपके नाम से ये सेव हुआ हुआ। कोड नहीं देखेंगे, कोड नहीं नजर आएगा पीछे। ये मैकेनिज्म इस तरीके से है। ठीक है, चलें अब व्हाट्सएप हैक हो गया जी, अब सबसे पहला काम जो है वो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये है कि आप अपना फ़ोन रीसेट करके उसको जो है ना फ़ौरन से अपने व्हाट्सएप को दोबारा पूरा फ़ोन रीसेट कर दें या व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल? मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बेहतर यही कहता हूँ कि आप पूरा फ़ोन, अगर आपने कभी भी कोई ऐप इस तरह की इंस्टॉल कर ली है ना मोबाइल में और जो हैक हो गई है, पूरा फ़ोन रीसेट कर दें। अच्छा, रादर देन कि, क्योंकि उसकी अगर एक भी फाइल बीच में रह गई ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस टाइम शो को देख रहे होंगे वो शायद सोच रहे होंगे कि नहीं एक ऐप करने से भी हो जाता है, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टेम्परेरी फाइल्स जो कि अंदर सेव हो जाती हैं। ठीक है, आपके कैशे में सेव हो चुकी हुई हैं, तो अगर आप पूरा फ़ोन रीसेट नहीं करेंगे तो वो कैशे में रहेगी। अच्छा, और अगर वो कैशे में पड़ी रही तो इसका मतलब कल को दोबारा से कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप पूरा फ़ोन रीसेट करें बड़े आराम से और दोबारा से अपना व्हाट्सएप ऑन करें उसी टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें ये वाला जुर्म तो जो है वो इतना ज़्यादा आम हो चुका है और इसी तरह से डिजिटल, इसको कहें डिजिटल जुराइम हम कहेंगे इसको, तो ये अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आप क्या देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ये आज की बात नहीं है, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की ना, जो हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं उतने ज़्यादा वल्नरेबल बनते जा रहे हैं, क्योंकि घर में हर बंदे के पास फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपके जो टीवी हैं वो कनेक्टेड हैं, आपकी चीज़ें कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हमारी एक ईमेल के साथ तकरीबन हर चीज़ कनेक्ट होती है, हर चीज़ कनेक्ट है। अगर किसी ने एक ईमेल हैक कर लिया तो समझें आप गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए
अपनी ये बात करना ना कि डिजिटल जराइम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, इससे बेहतर है कि अगर ये हम बात करें ना कि हमें अवेयर कितना होके, नॉलेज कितना लेके, तो सबसे पहले ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि पैनिक नहीं करना। हाँ बिल्कुल, हम लोग पैनिक बड़ी जल्दी कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास, और फिर एक और मज़े की बात, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस और नॉलेज नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम जो है ना घबरा के तो कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे जो बाद में हमें पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। या हमें कोई आके कुछ भी बता देता है ना, हाँ। कि ये चीज़ तो ऐसे होती है, हम फ़ौरन मान जाते हैं क्योंकि हमें खुद पता ही नहीं होता। सही तो है। इसलिए सबसे पहले आप लोग यानी जिसको कहें ना कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, बेसिकली जितने भी जराइम आ रहे हैं, अगर हमें पहले से पता हो कि हमने इनसे बचना कैसे है या अपने मोबाइल को सिक्योर कैसे रखना है, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसान है, ना कि हम ये जाने कि जी। अच्छा, व्हाट्सएप अगर हैक होता है, जी, जैसे कि हमारी रिसर्च में भी लिखा हुआ था ज़ैनब ने कि एक बार तो हो गया व्हाट्सएप हाँ हैक, उसके बाद आपकी पिक्चर्स भी चली गई, आपकी चैट्स भी चली गई, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी पूरी जो है वो शेयर हो जाती है अगले जी, बंदे जी, के जी, साथ। उसके बाद फिर पैसे मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है जी। कि वो करते क्या है एक्चुअली, वो आपके कांटेक्ट जो उसमें सेव होते हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो फिर वो उनके व्हाट्सएप से उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखें पहले जिस तरीके से मैसेंजर पे किया जाता था, फेसबुक मैसेंजर पे नहीं आता था, वो कौन थी वो जो जिसको किसी हॉस्पिटल में बैठी होती थी, कॉल आती थी कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, सबा, यस सबा ठीक है, तो वो जो सबा को कॉल, तो ये सेम चीज़ है। अगेन देखें तरीका मॉडर्न हो गया, सबा सेम है, हाँ। सिर्फ आप वो व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू हो गई कि जी वो मैं text कहीं पे message हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, या जी मैं थाने में बैठी हुई हूँ, या जी मुझे इतने पैसे चाहिए, या जी मुझे इतने पैसे चाहिए। ठीक। तो आप पहले, मेरे ख्याल में, अब जैसे मेरी फैमिली में कोई सभा नहीं है ठीक है, तो पहले उस सभा को फ़ोन करके पूछ लें कि बीबी, अगर कि दूर दूर तक किसी सभा को आप जानते हैं तो पहले आप कॉल करके पूछ लें कि कौन सी वाली सभा है जो मुझसे हाँ कांटेक्ट ठीक है, तो जो करेगी। मुझसे ऐसे पैसे मांग रही है इतनी फ्री होके। और दूसरी बात, जैसे ही आप रीसेट करेंगे ना अपना फ़ोन, ठीक है, अपना व्हाट्सएप रीसेट करेंगे तो आपके मोबाइल पे दोबारा मैसेज आएगा। ठीक है। तो आपका रीसेट तो इसका मतलब करना आसान है, हाँ, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना आसान है, के पैनिक होने से पहले अगर आप ये काम कर लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान। बिल्कुल। आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, एक कैंपेन लॉन्च की जा सकती है इस तरह से, कोई बाकायदा मुहिम जिससे लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जा देखें अवेयरनेस की कैंपेन, जैसे हम माशाल्लाह, मुझे अच्छा लगता है हमेशा जब भी टीवी शोज़ पे इस तरह की अवेयरनेस दी जा रही होती है। हाँ, हमने कोशिश की है कि हर टॉपिक पे खुल के बात करें, लोगों को अच्छे से समझ आए। जी हाँ, तो इसी तरीके से अवेयरनेस दी जा सकती है, तो कैंपेन्स लॉन्च होनी चाहिए। मैं पहले भी बैंक से भी कहता हूँ, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी बात कर रहा होता हूँ कि जी आप कैंपेन्स लॉन्च करें कि ये हमारे नंबर्स हैं, इसके अलावा किसी और जगह से मैसेज आता है तो, और ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर में दे दें, बाकायदा आके कोई वीडियो लॉन्च करें। आज दुनिया यूट्यूब देखती है, आज दुनिया और बड़ी जगह पे है, तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड अपने छोटे छोटे से क्लिप्स चला दें, विच इज़ नॉट मोर देन 30 सेकेंड। जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो लाजमी देखेंगे, तो वो फटाफट देखा जाएगा, पता लग जाएगा जी इस नंबर से मैसेज आ रहा है, इस नंबर से कॉल आ रही है, ठीक है। और आपकी ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये व्हाट्सएप हैकिंग पे जिस तरीके से आपने माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया, ये भी लें कि जी किस किस तरीके से इसको हैक किया जा सकता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है। देखिए नोटिफिकेशन देना इज़ ओके, नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन एक अवेयरनेस मैसेज देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना जी, तो वो हमें देना चाहिए। बिल्कुल। आईटी तक पहुंच सबकी है, लेकिन आईटी के बारे में जानता कोई ये है। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद मंजूर साहब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। कोशिश की है हमने व्हाट्सएप हैकिंग के हवाले से, जिस तरह से आजकल वाक़यात सामने आते हैं, खुलकर बात की जाए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में खुश्क हवा और जिस्म नमी की कमी जिल्द को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है, जिसके नतीजे में ख़ारिश, जलन और एलर्जी जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। और महंगी लोशंस और क्रीम्स का इस्तेमाल भी जिल्द की खुश्की, होंठ और एड़ियों का फटना बरकरार रखता है। सर्दियों में एक्जिमा, एक्नी, चंबल, सर्दी से ऐसे एलर्जी जैसे मसाइल आम तौर पर वक्ती होते हैं, मगर बाज़ अफराद में ये तवील मुद्दती बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोगों को ऊनी कपड़ों से भी एलर्जी हो जाती है। ऐसे में उन मसाइल का हल क्या है और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक साहब, माहिर इमराज से जल्द हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। तिब्बी तौर पर अगर हम देखें तो सर्दियों में एलर्जी की शिकायत बढ़ जाती हैं, बुनियादी मसला कहाँ देखते हैं आप?
अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल शो। अच्छा, आपका टॉपिक बेनतियाँ रेलेवेंट और बहुत अच्छा है। सर्दियों में एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम सब एक तो चाय कॉफ़ी बढ़ा देते हैं और पानी कम हो जाता है। तो वैसे अंदर से भी स्किन खुश्क हो रही होती है और बाहर से क्योंकि हवाओं की वजह से। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि एक तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊँगा, व्हाइट सॉल्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन। इसको मिक्स करके बना सकते हैं, खास तौर पे नहाने के बाद। जहाँ पर आपकी स्किन को बिल्कुल आप टॉवल से उसको वो नहीं करें, सुखाएँ नहीं, थोड़ा-सा नमी रहने दें, उसके ऊपर ये लगा लीजिए, ताकि नमी बरकरार रहेगी। अच्छा, आपको ये पता होगा कि सिर्फ़ स्किन ही नहीं, आपके बाल भी ड्राई हो जाते हैं। बालों की ड्राइनेस भी बहुत कॉमन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपका खाना-पीना को थोड़ा-सा हमें चेंज करना होगा। इसके अंदर आपको दही का इस्तेमाल बढ़ाना होगा और फ्लूइड, सूप है, नींबू पानी है, ये सब ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि अंदर से भी आपकी नमी कम हो। बाहर के लिए ये है कि आप जो भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर शो में, कि आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है, तो सन ब्लॉक आप सर्दियों में ऑयल बेस्ड वाला यूज़ करें। ये भी अच्छा। होता है कि आपकी, ये हम पाकिस्तानियों की ज़्यादातर स्किन ऑयली होती है, तो हमारे लिए ये मौसम थोड़ा-सा बेहतर होता है। ख़ास तौर पे जिनको एक्ने की शिकायत है, जिनको चेहरे पे दाने होते हैं, उनकी एक्ने कदरे बेहतर हो जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रोडक्शन में कि फंगस, आपका जो एक्जिमा है, खुश्की असर की, ये बढ़ जाती है। इसको भी हमें अकॉर्डिंगली डील करना होता है, लेकिन मेन रीज़न आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ड्राइनेस है। तो ड्राइनेस को सबसे पहले कंट्रोल करना है हमें, खाने-पीने से भी, दवाइयों से भी। मैं व्हाइट सॉल्ट पैराफिन का और लिक्विड पैराफिन का वो कॉम्बिनेशन बता चुका हूँ। एक विटामिन्स जो आती है जिसके अंदर सेलेनियम, ज़िंक ज़रूरी है, विटामिन ई ज़रूरी है, वो आप ज़रूर लिया करें सुबह नाश्ते के बाद। अच्छा, आजकल फ्रूट्स बड़े अच्छे आए हुए हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इन फ्रूट से भी आपकी नमी काफ़ी बेहतर हो जाती है और ड्राइनेस से भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। बाकी ड्राइनेस के लिए ये होता है कि अभी इस वेदर में हमने बहुत सारे आपको लोशंस बताए हुए हैं, लेकिन उनको मैं अपने हर चीज़ में ऐड कर देता हूँ। जैसे अगर सन ब्लॉक आप यूज़ करें, मैं उसमें भी लोशंस ऐड कर दूँ, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे नुकसानात हैं। ख़ारिश होने लगती है, एक्जिमा हो सकता है, फिर ख़ास तौर पे चेहरे पे आपकी झुर्रियाँ बढ़ सकती हैं। आपके सर पे जो खुश्की होती है उसके लिए स्पेशल डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं, लेकिन उसका भी तरीक़ा-कार है। लोग रोज़ लगा रहे होते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। इसका ख़ास ऑयल, इसको अल्टरनेट नाइट लगाना होता है, ये हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दफ़ा, और फिर सुबह के वॉश कर दीजिए। बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें यूज़ करने से भी आपकी हेयर ड्राई हो जाते हैं। स्किन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको खुद चेक करना है कि आपकी स्किन कैसे ड्राई नहीं होगी। आप अगर ड्राई हो रही है तो आपको एक आइडिया हो जाता है, तो फ़ौरन नमी की चीज़ें लगाइए। इसका तरीका सिर्फ़ ये रखिएगा कि जैसे ही आपने अपना हाथ धोए, तो अपने हाथों को बिल्कुल ड्राई नहीं किया। आप एक थोड़ी-सी जो पानी है वो लगा लीजिए, उसके ऊपर आपने ये क्रीम लगाई, ताकि जो आपका जो वाटर, वो इनट्रैप हो जाए। तो उससे ये होता है कि वो काफ़ी देर तक आपकी नमी बरकरार रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कपड़ों की वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्की और ख़ारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। ऊनी कपड़े, हीटर, गर्म शावर, आप ये समझते हैं कि बार-बार साबुन का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये मैं हमेशा पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि जो कपड़ा आपकी बॉडी को टच हो रहा है, वो कॉटन होना चाहिए, बगैर कलफ के, और उसमें बिल्कुल कोई मिक्सचर ना हो, लिनन भी ना हो। ऊपर से आप बेशक शॉल ओढ़ लें, या मेल है तो स्वेटर या जैकेट से ओढ़ लें, लेकिन जो कपड़ा आपकी बॉडी को टच हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, और फिर अगर कोई भी ऐसी सिल्क है या जॉर्जेट है या कोई भी लिनन भी है, तो उसकी वजह से एलर्जीज होना हो जाती है। इसके लिए मैं एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाता हूँ, IgE, जो कि आपकी सेंसिटिविटी बताती है, क्योंकि सर्दियों में हम सबका थोड़ा-सा शेड्यूल भी चेंज हो जाता है, हमारा खाना-पीना डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा-सा हम लोग अपना उस तरह से ख्याल नहीं रख सकते, जैसे हमारे फ्लूइड्स कम हो जाते हैं। तो उस IgE लेवल्स को आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना होता है। ख़ास तौर पे आजकल जो जंक फूड का सिलसिला चल रहा है, जंक से भी बहुत सारी आपकी एलर्जीज़ हो रही हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें जंक फूड की वजह से भी, तो आपको वो अवॉइड करना होता है। उसकी जगह पे आप सबसे ज़्यादा जो अच्छा फूड है सर्दियों में, दैट इज़ चाइनीज़। चाइनीज़ इज़ वेरी गुड फूड, वो आप लीजिए। विटामिन जो मैं सब्सक्राइब करता हूँ, वो हमेशा मैं कहता हूँ उसके आप ये ज़रूर देखिए कि उसके अंदर विटामिन बी कितना है, क्योंकि विटामिन बी और आयरन ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी स्किन की नमी को बेहतर करने में। ये चीज़ें आपको बहुत ख्याल रखनी होती है, लेकिन अगेन यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है कि पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, और सबको एक डिफरेंट रिएक्शन और एक एक्शन होता है। लेकिन ये चीज़ें अगर शुरू से ही करें, अपनी आदत बना लीजिए कि जैसे ही आपने हाथ धोए,
या आपने फेस वॉश किया, आपने फौरन उसी वक्त एक थोड़ा सा पानी के होते हुए अपने फेस पे भी और बॉडी पे भी लोशन लगा लिया। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं दूसरे भी शो में बता चुका हूँ कि आपको अपना और मॉइस्चराइजर लगा के धूप में नहीं जाना है। ये अच्छा। जरूर ख्याल रखिएगा, इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिए कि मॉइस्चराइजर लगा के जो धूप में चले जाते हैं स्किन आपकी ड्राई और आपकी डार्क हो सकती है, तो मॉइस्चराइजर धूप में उड़ जाता है सनलाइट से। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये करिए कि आप अपना मॉइस्चराइजर के साथ सनब्लॉक यूज करके फिर बाहर निकले। हाँ, रात के लिए आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फंगस है तो एंटी फंगल क्रीम होगी। अगर एक्जिमा है तो आपको एक माइल्ड स्टीरॉइड क्रीम को मिला के लगानी है। तो ये पहले तो आपको देखना होगा कि आपको फंगस है जो कि दाग कहलाता है, या फिर आपको संबल है जिसके एक्जिमा है। उसी लिहाज से ट्रीटमेंट होता है, और हमारे सारे ट्रीटमेंट्स चेंज हो जाते हैं सर्दियों में। सारी चीजें आपका ऑयल बेस्ड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड्स। लेकिन यस, यहाँ पे बहुत सारा केस है। इस बार सर्दी भी काफी पड़ रही है और लोग भी काफी परेशान है स्किन के हवाले से, और उसकी वजह से क्या होता है, बारिश जब ज्यादा होती है तो फिर आपको दाने निकल आ सकते हैं या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर उसमें एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं एलर्जी से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते हैं, उनको फिर किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सर्दियों में आपने ड्राइनेस की बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, फिर जिसको जो फैमिली में जिनके स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। एक चीज का जरूर ख्याल रखिए कि आप अपने आप को खुद भी मॉनिटर करते रहिए, अपनी स्किन चेक करते रहिए कि स्किन ड्राई तो नहीं हो रही है। ड्राई होने का मतलब है कि पानी की कमी है। अच्छा, चूंकि जनरली लोग का नहाना धोना कम हो जाता है, स्पेशली जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, तो हमारे पास स्केबीज बहुत देखा गया है। स्केबीज जो कि खारिश का मर्ज होता है, उससे पूरी फैमिली में खारिश फैल जाती है। उसमें हमें पूरे घर का, पूरी फैमिली का इलाज करना होता है। इसके हाथ साबुन आते हैं, सल्फर सोप कहलाते हैं, वो आपको सबको यूज कराने होते हैं। साथ साथ आपको ये देखना है कि एक्जिमा और अगर जिनको फंगस है ये भी बढ़ सकता है। अक्सर प्रॉब्लम तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कॉमन है डैंड्रफ। सर में डैंड्रफ है, वो भी एक टाइप का फंगल है। उसके अंदर आपको मैं खास ऑयल देता हूँ, वो भी मिक्स करके डैंड्रफ शैम्पू के साथ। लेकिन ये भी याद रखिएगा, मैंने जिस तरह पहले बताया, ये भी नहीं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू का मतलब आप रोज बाल वॉश कर रहे हैं। उसी को रोज बाल वॉश करने से, आपने ये भी सही कहा, बहुत ज्यादा मुंह धोने से, साबुन से आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपको कि आप उसी हिसाब से करें कि आपका वो ना हो। सबसे अच्छा है प्लेन वाटर से आप वॉश कर दीजिए। और ये भी ख्याल रखिए जो नहाते हैं वो बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। बहुत गर्म पानी से भी ड्राइनेस हो जाती है। हल्का गुनगुना पानी बेहतर होता है। अक्सर लोग अपने इतना गर्म होता है कि पूरा बाथरूम में पूरा पानी भर जाता है, उससे भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो आपको बड़ा मेथोडिकल होकर चलना है। साथ साथ आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाना है। फ्रूट्स जितना आप खाएंगे, देखिए अल्लाह की कुदरत है कि जो सर्दियों में फ्रूट्स आते हैं वो बेइंतहा मुफीद होते हैं आपकी स्किन, आपकी बॉडी के लिए। विटामिन सी से भरपूर हैं जो कि आपकी स्किन को, आपके वेल बीइंग को, क्योंकि देखिए सुस्ती बहुत हो जाती है सर्दियों में, हम सबको थोड़ी सुस्ती का सामना करना पड़ता है। फिर आजकल एक वायरस चला हुआ है जिससे बॉडी पेन्स बहुत हो रहे हैं। तो आपको अपना दूध दही का इस्तेमाल बढ़ाना है। गर्म दूध पी लीजिए, दही अगर दोपहर में ले लीजिए, ठीक है। शाम और सुबह में मैं इसलिए मना करूंगा, ठंडक होती है तो शायद गला खराब हो सकता है, तो वो हम अवॉइड करेंगे। लेकिन वाइटामिन आप जरूर लीजिए। रोज आती है जो कि स्पेशली बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, को बरकरार रखती है। ये चीजें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं ताकि आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स काफी सही रहे। नेल्स में भी यही प्रॉब्लम आता है, नेल्स भी काफी ड्राई हो सकते हैं, उनको भी इमोलिएंट्स हमें देना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त कम है, जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से लोशन के इस्तेमाल की बात की है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है महंगी क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, लोशन इस्तेमाल किया जाता है, इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या प्रोडक्ट गलत लोग यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पेशेंट को कहता हूँ, मेरे पास भी जो आते हैं, मैं कहता हूँ जो हम दवाई दे रहे हैं ना, उसको खुद खोल के आप चेक कीजिए कि कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन में क्या क्या ऐसी चीजें, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स तो नहीं है, मर्क्यूरी तो नहीं है, हाइलुरोनिक एसिड तो नहीं है। क्योंकि आजकल लोग, आपको पता है इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लोग उसमें मिसलीड हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो बहुत ही कॉमन सी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया व्हाइट सॉल्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ये आपको किसी पंसारी की दुकान पे ही मिल जाएगा। ये आप इमोलिएंट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये आप जरूर चेक करें। उसमें ये दो चीजें जरूर हो, व्हाइट सॉल्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन। ये बेसिक है जो कि आपकी स्किन की नमी को बरकरार रखता है।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर काशिफ मलिक, माहिर अमराज़ जल्द हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही मज़ेदार बातें आज हमें जानने को मिली। स्पेशली लोशन लगा के आप धूप में मत निकलें, जितना अवॉइड हो सके इसको किया जाना चाहिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जिस्मानी वर्जिश को अमूमन सिर्फ वज़न कम करने के लिए या फिर जिस्मानी फ़िटनेस तक ही महदूद समझा जाता है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ये बताती है कि वर्जिश इंसानी दिमाग पर भी गहरे मुस्बत असरात मुरतब करती है। हालिया तहकीक के मुताबिक जिस्मानी सरगर्मी ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों में भी यादाश्त, तवज्जो और सोचने की सलाहियत को बेहतर बनाती है, जिसका बराह रास्त असर तालीमी कारकर्दगी पर भी पड़ता है। स्पेन की ताज़ा तरीन तहकीक ने वाज़ेह किया है कि बाकायदा वर्जिश करने वाले बच्चों की जहानत और सीखने की सलाहियत निस्बतन बेहतर होती है। ऐसे वक्त में जब बच्चे स्क्रीन्स और मोबाइल फ़ोन्स तक ही महदूद हो चुके हैं, हमारा सवाल ये है कि जिस्मानी सरगर्मी दिमागी नशोनुमा को किस तरह से मुतासिर करती है और हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इतलाक़ कैसे करना चाहिए है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम उवैस, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के बच्चों में ज़हनी तवज्जो और यादाश्त के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या बुनियादी वजह समझते हैं? देखें, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह तो डिजिटल ओवरलोड है। जब बच्चे मुसलसल स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो इनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो इनकी समझने की सलाहियत को बहुत स्लो कर देता है, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूअसली दूसरों का कंटेंट देख रहे होते हैं। इस तरह से इनकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा मरियम, ये बताएगा कि स्क्रीन टाइम और जिस्मानी सरगर्मी के दरमियान अदम तवाज़ुन मुस्तक़बिल में किस तरह के ज़हनी मसाइल जन्म ले सकता है? देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की एक तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, इसके अलावा सोचने समझने की सलाहियत स्लो हो जाती है। दूसरी बात ये कि एक फिजिकल जो बच्चा होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मेडिकल हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं और ओबेसिटी का रेट बढ़ रहा है बच्चों के अंदर। वो यही वजह है कि बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। आप देख रहे थे जिस तरह से जब हम बच्चे थे तो हम स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन अब उस तरह से बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि वो एक्सरसाइज कर सकें। आप समझते हैं कि बच्चों में कहीं बुनियादी तौर पर एक खला बाकी रह जाता है? देखें, इसकी एक तो बुनियादी वजह ये भी है कि हमने अपने बच्चों को ग्रेड्स की दौड़ में लगा दिया है। ठीक है, पेरेंट्स हो या असातिज़ा हो, बच्चों को बस पढ़ाई की तरफ ही मुतहर्रिक कर रहे होते हैं। दूसरी कमी ये कि हमारी स्कूल्स में और हमारे जो एरिया हैं उनमें प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें और बच्चे रोज़मर्रा की रूटीन में इसको शामिल करें। तो मेन मसला यही है कि बच्चों को मोटिवेट करना है कि खेल भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ, और जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पढ़ाई में भी और फिजिकली भी। घर पे अगर एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए तो आप क्या समझती हैं कि वालिदैन को क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह की सरगर्मियाँ घर में करवाई जा सकती हैं बच्चों को? देखिए, घर में भी बहुत सारी सरगर्मियाँ हो सकती हैं। आप एक स्किपिंग रोप बच्चों को दिला दें, वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। इसके अलावा सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना, लिफ्ट का कम इस्तेमाल करना, रोज़मर्रा के काम वॉक करके करना, गाड़ी और बाइक का कम इस्तेमाल करना। ठीक है। इसके अलावा स्कूल में किस तरह से आप समझते हैं कि क्या एक बाकायदा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, कि बच्चों को बाकायदा एक टाइम मिले स्कूल में इस पर काम करने के लिए? एटलीस्ट 45 मिनट्स हर स्कूल में एक पीरियड इस फिजिकल एक्टिविटी का डेली के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से दिमाग के हिस्से हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं और वो बच्चे जो हैं वो सुस्त महसूस होते हैं देखने में? अच्छा, देखिए, बेसिकली दिमाग के 2 हिस्सों पर एक्सरसाइज बहुत अच्छा मुस्बित असर देती है। पहला तो ये आपका हिप्पोकैम्पस, जो बेसिकली हमारी याददाश्त का मरकज़ है। जब बच्चा एक्सरसाइज करता है तो दिमाग में नए खुलियात पैदा होते हैं और ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी बूस्ट होती है। अच्छा। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे इमोशंस को और हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है ठीक और एक्सरसाइज से ये रेगुलेट रहता है।
ठीक है, ओके। मरियम, एक चीज़ और जाते जाते आपको क्या लगता है, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि सेहतमंद दिमाग के लिए, यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बड़ों की भी बात करें तो किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं जो आम रूटीन में उनको डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए? देखिए, हल्की फुल्की वर्जिश तो उम्र के हर हिस्से में सबको करनी चाहिए। वर्जिश का मतलब ये है कि आपका हार्ट रेट तेज हो, ठीक है, और जैसे आप नॉर्मल बैठे हुए, आप नॉर्मल बैठे हुए, कोई एक्टिविटी नहीं है, आप घर का भी कोई काम करें, इसको भी आप एक्टिविटी में शामिल नहीं करें। एक्टिविटी वो चीज है जिसमें आपका हार्ट रेट तेज हो। अब आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप 20 मिनट से स्टार्ट करें, किसी भी टाइम पे, आप सुबह में, रात में, शाम में, जब आपको टाइम मिले आप ये एक्टिविटी करें। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आजकल, तो साइकिलिंग है, स्विमिंग है, बहुत सारे लोग पैडल्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, मतलब कोई भी हेल्दी स्पोर्ट एक्टिविटी बच्चों को, बड़ों को लाजमी अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मरीम उवैस हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस एक्सपर्ट। मरीम ने बताया कि बच्चों में जिस तरह से एक्सरसाइज के लिए उनको टाइम नहीं दिया जाता है, स्पेशली स्कूल में, और ये भी देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से एक्टिविटीज़ वालिदैन भी उनको नहीं करवाते हैं, तो बच्चों को इस तरफ मोटिवेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मरीम, आपको वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज है। जिसने ये चैलेंज पूरा कर लिया वो आज के दौर में कामयाब इंसान समझा जाता है। आजकल तकरीबन हर उम्र और हर तबके का फ़र्द ये शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि दिन में 24 घंटे ना काफ़ी हो चुके हैं, ना घर वालों के लिए वक्त बच रहा है, ना ख़ुद के लिए, और ना ही समाजी ताल्लुक़ात के लिए, ख़ास तौर पर घरों में मौजूद ख़वातीन और 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो बज़ाहिर फ़ारिग समझे जाते हैं, दर हकीकत मुसलसल ज़हनी और जज्बाती दबाव का शिकार रहते हैं। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, स्क्रीन टाइम, गैर मुनज़्ज़म रूटीन और तरजीहात की गलत तरतीब ने वक्त को काबू से बाहर कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि वक्त कम है, सवाल ये है कि क्या हम वक्त को अमली अंदाज में इस्तेमाल करना जानते हैं, और अगर नहीं तो उसके नफ्सियाती और ख़ानदानी समाजी असरात कहाँ तक जा सकते हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अरूज नज़ीर, हमारे नफ्सियात हैं। अरूज, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बताइएगा कि आजकल आपकी जिससे भी बात होती होगी ये कहा जाता होगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये शिकायत आम नज़र आती है। क्या मसला है, कि असल वक्त का मसला होता है या फिर तरजीहात का मसला हो सकता है? आज का वाकई में ऐसा ही है कि लोग बहुत दफ़ा कह रहे होते हैं कि 24 घंटे में से ज़्यादा होने चाहिए, 24 घंटे बहुत कम है हमारे लिए, और ये प्रायोरिटीज़ का मसला होता है कि लोग अपना टाइम मैनेज नहीं सही कर पा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त की कमी हो गई है, मसला ये है कि हमारे पास कॉग्निटिव ओवरलोड बहुत ज़्यादा है। हम मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे आ रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं जो हमने करने होते हैं। एंड यूजुअली जो लोग एक भरे शहरों में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे वक्त की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही होती है निस्बतन जो छोटे शहरों में है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत बॉन्डिंग है कम्युनिटीज़ में। जो भरे शहर हैं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपका 1 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में लग जाता है। फिर आपकी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। फास्ट पेस्ड होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज होना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वो जो ओवर स्टिमुलेशन होता है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि पूरे दिन में हमारे पास बहुत टास्क होते हैं और हम कर नहीं पाते, और वो इस वजह से होता है क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हम टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो प्रायोरिटीज़ हमारी सेट नहीं होती हैं, हम वेस्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, इंडल्ज बहुत सारी चीज़ों में हो रहे होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैसेजेस, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बात करी थी, लोग मैसेजेस आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, ऐसा समटाइम्स नहीं होता। मैसेजेस भी नहीं आ जा रहे होते, हम किसी से बात भी नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और इसमें हमारे 2-2 3-3 घंटे निकल जाते हैं। ऐसे ही है, वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसे ही है कि वक्त का पता नहीं लगता। और वो इस वजह से होता है क्योंकि जब एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको डोपामिन रश मिलता है, और वो आपके लिए इतना इंगेजिंग होता है दैट यू फील सो हैप्पी कि आप स्टिमुलेट होते हैं कि आप आगे देखते जाएं, और उसमें आपको पता नहीं चलता कि 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं। तो आपका वक्त का जो है, वक्त तो उतना ही है लेकिन वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझते हैं कि वक्त की जो एक इस तरह से किल्लत हर इंसान में पाई जाती है, उसको लगता है कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त होना चाहिए, एक नफ्सियाती मसला भी बन चुकी है, और इसके ज़हनी तौर पर क्या असरात हो सकते हैं? अच्छा,
वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल ना होने की वजह से एंजाइटी हो सकती है, बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बोर्डम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इंसान कहता है कि मेरे सारा दिन में मैं थक भी गया हूँ लेकिन मैं टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, सो आपको स्केड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चीज़ें जब वो नहीं कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि आप बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं कि काम इतना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है उसके लिए 10 असाइनमेंट एक ही टाइम पे आ जाती हैं तो उसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जब प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, स्केड्यूल नहीं करता, प्लान नहीं बनाता कि मैंने आज इतने टाइम तक ये सारा काम कर लेना है, तो उसकी वजह से वो ये करता है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वो उसमें इंडल्ज हो जाता है और वो टाइम अपना प्रायोरिटी वाइज स्केड्यूल नहीं कर पा रहा होता और उसकी वजह से एंजाइटी है। फिर आप कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, फिर स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है बहुत ज़्यादा कि रातों को जाके काम करना पड़ रहा है और फिर मूड पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा होता है जिसकी, और फिर साथ साथ जब मूड पे असर हो रहा है तो मूड ऑफ भी हो रहा है और फिर आप घर वालों के साथ भी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस पे भी आपसे काम नहीं हो पा रहा होता, आप फोकस नहीं कर पा रहे होते, कंसनट्रेट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हर वक्त एक बर्डन रहता है कि काम अभी रहता है और वक्त बहुत कम है। बिल्कुल। घरेलू ख़वातीन की बात करें तो उनको ऐसा क्यों लगता है, समटाइम्स ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो चुकी हैं, उनको लगता है कि सिर्फ खाना बनाना, बच्चे संभालना या फिर घर के काम करना है उनके हिस्से में रह गया है, तो उनको आप नहीं समझते कि उनको ये समझना ज़रूरी है कि वो जो काम कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के और वो जो काम कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं, जो वो कर रही हैं वो अपनी जगह पे एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो वैलिडेशन होती है ना वो सिर्फ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो जो काम कर रही होती हैं सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इम्पॉर्टेंस देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर वो काम नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं चल सकती बाकी सब लोगों की भी और उनकी भी। सो वो एक और चीज़ होती है कि एक थैंकलेस वर्क है और उसको समझा ही नहीं जा रहा होता कि आपके लिए खाना बनाना और पूरे दिन को स्केड्यूल करना, बच्चों को देखना, घर को देखना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो एक इस तरह से भी है कि आप वो रोज़ कर रहे होते हैं और वो रूटीन का काम समझा जा रहा होता है तो कोई और भी इसको अहमियत नहीं दे रहा होता, तो एक इंसान वो रोज़ कर करके थक जाता है। तो उसमें भी बहुत सारी ख़वातीन सारा दिन काम कर रही होती हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वक्त का कुछ हिस्सा, अपने दिन का कुछ हिस्सा अपने लिए भी निकालें। और वो यही बाद में होता है कि हमने सारा दिन काम किया, अप्रिसिएशन भी नहीं मिली और हम थक भी गए लेकिन वो रिवॉर्डलेस है क्योंकि कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा होता। तो उनको सेल्फ एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने लिए वक्त निकालना उस पूरी रूटीन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे वो अपने लिए कोई ना कोई अपनी हॉबी जो है उसमें इंडल्ज हो जाएं। तो दिन में आधा घंटा 2 घंटे ज़रूरी है कि वो भी अपने लिए वक्त निकालें, नहीं तो ज़िंदगी ऐसे लगती है कि हम काम ही कर रहे हैं और पैदा ही काम के लिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। अब अगर घरेलू ख़वातीन जो हैं वो एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं तो वो क्यों ये दबाव लेना चाहती हैं, वो घर के काम भी करना चाहती हैं और बाहर के काम भी करना चाहती हैं। हालांकि सुपर वुमन का जाता है जो इस तरह की ख़वातीन काम करती हैं, घर के भी और बाहर भी कुछ ना कुछ करती हैं या फिर घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो है वो शुरू कर लेती हैं, तो डबल काम करना, लेकिन उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए वो इस तरह से डबल काम करना चाहती हैं। सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए करना चाहती हैं, वो एक सेल्फ फुलफिलमेंट भी होती है, अपने लिए भी करना चाहती हैं, अपने आइडेंटिटी के लिए भी करना चाहती हैं। अगर डबल काम कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाके भी काम कर रहे हैं और फिर घर के काम भी कर रहे हैं, तो दे समटाइम्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको फुलफ़िल करनी होती है। और वुमेन जो है वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं, क्योंकि अगर आप एक काम एक फोकस के साथ करेंगे तो उतनी थकावट महसूस नहीं होगी। सिर्फ वैलिडेशन के लिए नहीं करते, लेकिन आप अपनी फुलफिलमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी कर रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ सपोर्ट सिस्टम उनका घर पे बहुत अच्छा होता है कि अगर आपने एक काम नहीं किया तो एटलीस्ट आपके पास हेल्प है, वो कोई और कर देगा। तो वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अच्छा अरूज, अब ये देखें कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारे पास बहुत टाइम होता था, स्कूल से जाने के बाद सोना भी और उसके बाद ट्यूटर ने आना, ये काम भी होता था। तो फिर भी लगता था कि दिन का एक बाकी हिस्सा जो है वो बच जाता है, बड़ा हिस्सा जो है वो बच जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे क्या वजह है, मतलब टाइम कहाँ किल किया जा रहा होता है? एक्चुअली जो स्कूल की रूटीन होती है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन किया जा रहा है, बच्चों को भी होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि आपने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपने आर्ट वर्क भी करना है, आपने स्किल भी कोई सीखनी है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं। और फिर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है, कभी स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वर्कलोड स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं और फिर
जब वापस आते हैं तो उनको फिजिकली खेलने का मौका नहीं मिल रहा होता क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके साथ साथ वो जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनका दिल भी नहीं चाहता कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो पैसिव रिसीवर बन जाते हैं इन्फॉर्मेशन के, और वो गेम्स खेल रहे होते हैं जहाँ पे उतने चैलेंजेस भी नहीं होते, बहुत आसानी वाली गेम्स होती हैं। तो उसकी वजह से उनकी मतलब ऐसा लग रहा होता है कि टाइम नहीं है। और उसके बाद ये भी होता है कि अलॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स भी उतना टाइम नहीं दे पा रहे होते कि उनको पार्क्स में लेके जाएँ, और सेफ्टी के भी इशूज़ होते हैं कि आप बाहर नहीं लेके जा सकते, कि अनसुपरवाइज छोड़ दें कि बच्चे बाहर खेलते रहें। और एक और चीज़ होती है कि जैसे अगर हमारे बचपन की बात हो तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होती थी, अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से लोग चाहते हैं कि हर चीज़ वो करें, तो वो ये भी ज़रूरी है कि आप लिमिट भी करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है या हर गैदरिंग में जाना है, तो लिमिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। बुज़ुर्ग अफराद जो कि रिटायर हो चुके होते हैं, घर में होते हैं, आप उनको कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो अपने फ्री टाइम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो रिटायरमेंट के बाद कोई और काम बाहर नहीं करने चाहते हैं तो वो घर में रहते हुए किस तरह से अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले बात आती है कि उनकी रूटीन ऑलरेडी एक स्केड्यूल में चल रही होती है जॉब की वजह से, और वो स्ट्रक्चर्ड होती है, और उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी एक पर्पस ऑफ लाइफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत मतलब 100 साल से ज़्यादा रहते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी जैसे जो 50 या 60 से अबव हैं, अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए उनका। वो अपनी सोसाइटी को वापस कोई ना कोई, आप कह सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो पर्पस रहना उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका खाना पीना, उनकी रूटीन, उनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर ये भी होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी बहुत बिजी रही है तो आपने बहुत सारे काम नहीं किए होंगे जो आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, तो इस टाइम पे वो आप कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो टाइम को, और उसमें ज़रूर इंडल्ज होना चाहिए। मतलब अगर कोई 50 का हो गया तो दिस इज़ 50 इज़ अ न्यू 30s एज, क्योंकि ये नहीं समझना चाहिए कि अब आई एम ओल्ड या फिर मुझे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कि आपको बहुत एक्टिव रहना चाहिए। जितने लोग एक्टिव रहते हैं उतनी ओल्ड एज बीमारियों से बचते हैं, उतनी आप ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम से बचते हैं। और इसके साथ साथ मैं बल्कि प्रीवियसली आपने जब पूछा बच्चों के बारे में, तो एक फ़िनलैंड में स्कूल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ 4 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा काम करके ही आप कुछ अचीव कर पाएंगे। आप कम टाइम में बेहतर क्वालिटी काम करेंगे। स्कूल भी बच्चे अगर कम दिनों में जाएंगे और वो बाकी टाइम उनकी आप कह सकते हैं सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, खेल सकते हैं, कुछ कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं चाइना में भी हैं जिसमें ये होता है कि बच्चों की लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, निटिंग पे, कुकिंग पे, सेल्फ हेल्प स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा होता है, रादर दैन कि आप उनको कोई ना कोई सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हो। तो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप कहते हैं मनी मैनेजमेंट है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है ताकि वो एग्रेसिव ना हो जाएं, ताकि वो किसी और का दिल ना दुखाएं या अपने लिए प्रॉब्लम को बाइस ना बने। अरूज, आप स्कूल में बच्चों के 4 दिन जाने की बात कर रही थी, तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, पाकिस्तान में भी ऐसे कोई 2% लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों को 5 साल के बाद भी स्कूल भेजा जा सकता है, फ़िलहाल उनको घर में रखना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये मैं इस कॉन्सेप्ट से एग्री करती हूँ, क्योंकि जो 5 साल होते हैं, पहले 5 साल बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत बेसिस बन रही होती है उसकी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उनकी इमोशनल रेगुलेशन बहुत बेहतर हो जाती है। वो मतलब उनका सोचना, उनकी बॉन्डिंग, उनको अटैचमेंट बहुत बेहतर हो जाती है, तो अपने आप को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और अक्सर बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं, जब भी वो जा रहे होते हैं, उनको सेपरेशन एंजाइटी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कि मतलब हमारे माँ बाप छोड़ के जा रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। हम फेयर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है और वो एडजस्टमेंट के इशूज़ ज़्यादा होते हैं। जो उनका टाइम होता है कि वो आराम से जागें, आराम से वो खेलें और वो इंडल्ज रहें बहुत सारी क्रिएटिव प्लेस में, वो उनका टाइम उनसे छीना जाता है। तो 5 साल से बाद आप एडमिशन कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि यहाँ पे अब पॉलिसीज़ इतनी स्कूल्स की नहीं है कि आप 5 साल की बात करें, वो कहते हैं 3.5, 3.25 के बच्चे स्कूल में हो, एडमिशन हो। प्ले ग्रुप में तो 1.5-2 साल के बच्चे को भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वहाँ पे ये है कि अगर
जहाँ पे भी भेज रहे हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे इस एज के बच्चे अगर घर पे रह रहे हैं और माँ बाप अवेलेबल नहीं है तो वो सोशलाइज़ नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, तो उसमें ये होता है कि बच्चों की स्पीच डिले हो जाती है। सो इट्स बेटर कि अगर आप भेज देते हैं उनको किसी मॉन्टेसरी में, तो वहाँ पे बच्चों के साथ जब खुलते मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, तो वो ठीक है, लेकिन बर्डन नहीं होना चाहिए। जैसे असेसमेंट्स हो रही होती हैं तो वो दैट शुड बी असेसमेंट, एग्जाम प्रेशर नहीं होना चाहिए बहुत छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए अगर ये महसूस हो कि आपके पास दिन के घंटे कम हैं, आप समझती हैं कि चले मीडिया पर बैठ के हम अपना काफ़ी हद तक रोल जो है वो कर ही रहे हैं लोगों के सामने, हम आप आई हैं यहाँ पे बता रही हैं कि किस तरह से वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सकता है, आप समझती हैं कि हुकूमती सतह पर ऐसी कोई कैंपेन चलाई जानी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होती है वैसे ही वक्त की इम्पॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है, और इम्पॉर्टेंस के साथ साथ वो कैसे यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे प्रायोरिटाइज़ करना, कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको प्रायोरिटाइज़ करें, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग अपना वक्त ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ज़ाया करने लग जाते हैं कि उनके लिए आप ऐसे कोई ना कोई कार्टून के शक्ल में, एनिमेशन की शक्ल में, कोई शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, लाइफ में राइट डिसीजंस राइट टाइम पे लेना, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं सो दैट वो लोग सीख पाएँ। और जैसे मैं कह रही हूँ, प्लानर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्केड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर दिन क्या करना है, क्योंकि जैसे अगर सक्सेसफुल इंसान वो घर पे भी है या वर्क भी कर रहा है तो वो 12 बजे से पहले अपने बहुत सारे काम कर लेता है, और वो एक प्राइम टाइम होता है कि आपके पास एनर्जी भी होती है और आपके बहुत ज़्यादा काम उस टाइम पे हो जाते हैं। और एक और चीज़ है, नॉट टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम। आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई ईमेल भी करनी है, कोई काम भी करना है, तो दिन में एक फ़िक्स टाइम रख सकते हैं जिसमें आप करें। ये नहीं है कि आप हर वक्त ही अवेलेबल हों, उससे आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और दूसरे को भी आपके वक्त की कदर नहीं होगी। तो फिक्स टाइम फॉर स्पेसिफिक थिंग्स एवरी डे आपने रखना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अरूज नज़ीर माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, सबसे अच्छी बात, वैसे तो सारी बातें अच्छी थी, वो ये थी कि सुबह अगर जल्दी उठते हैं आप तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। जैसे कि अभी अरूज बता रही थी कि 12 बजे तक आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बजाय इसके कि 2-3 घंटे जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगाए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका अरूज। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।